हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंग्लिश गुरुकुल में। मेरा नाम है विनय शर्मा और मैं आपको पढ़ाता हूं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें हम प्रोनाउन का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने प्रोनाउन का जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो टॉपिक था उसे कंप्लीट कर लिया था। तो मोस्टली जो हमारा जो प्रोनाउन की ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज हम पढ़ चुके हैं। दो तीन छोटी सी कैटेगरीज बची हैं जिन्हें हम आज फिनिश कर लेंगे, जैसे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये सारे के सारे हम अगले 20 मिनट में फिनिश कर देंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो प्रोनाउन का जो पूरा का पूरा हमारा चैप्टर है उसका मिसलेनियस हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा जो प्रोनाउन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा हमारा चैप्टर था ग्रामर का और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन की। आपको नाम से थोड़ा सा ना आइडिया आ जाएगा। इनडेफिनिट यानी कि कुछ फिक्स सा नहीं है, कुछ डेफिनेट नहीं है, पर्टिकुलर सा नहीं है। यानी कि इनको तब यूज करते हैं जब हमें किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन के बारे में ना जनरल वे में बात करनी हो, मतलब कि हम उसको पर्टिकुलर नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जब मैं कहूं कि किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया, अब मैंने कहा किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया, somebody has stolen my wallet। तो अब मैंने कहा किसी, मैं किसी पर्टिकुलर बंदे को, उस बंदे को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं जिसने चुरा लिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। मैं इसको एक जनरल स्टेटमेंट है कि किसी ने चुरा लिया, ठीक है। तो इस तरह के जब वर्ड हम यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं इनडेफिनिट, क्योंकि पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक बंदे के बारे में, स्पेसिफिक चीज के बारे में वो बात नहीं करते, जनरलाइज वे में बात करते हैं, तो वो हमारे होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन में मैं आपको आप नोट कर लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मैंने कुछ प्रोनाउंस के नाम लिखे हैं जिनके साथ हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, जैसे कि एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग। ये अब इसमें आप देखोगे ना तो समबडी हो गया, नोबडी हो गया, इससे तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज कर लेंगे। लेकिन जब बात आती है एवरीवन की तो बच्चे को लगता है एवरीवन तो सबके बारे में बात करता है ना, तो फिर इसके साथ सिंगुलर क्यों आता है? ये तो मल्टीपल थिंग्स को, मल्टीपल पर्सन को रेफर करने के लिए यूज करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपको याद हो हमने एवरी, ईच, ईदर को किस में पढ़ा था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में भी पढ़ा था, और वहां पे हमें पता चला था कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या करते हैं, वो वन एट ए टाइम रेफर करते हैं। रेफर तो वो मल्टीपल चीजों को करते हैं, लेकिन वन एट ए टाइम वो डिस्ट्रीब्यूट करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो बिल्कुल वैसे तो एवरी लग जाता है किसी चीज में, एवरीवन। जब मैंने एवरीवन कह दिया तो रेफर तो करता है सबको, ग्रुप को रेफर कर रहा है, मोर देन वन को रेफर कर रहा है, मल्टीपल को रेफर कर रहा है, लेकिन एवरी लगने की वजह से उसका जो नेचर होगा ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप का होगा। अब वो एक बार में एक को ही रेफर करेगा, वन एट ए टाइम, एक बार में एक को करेगा। तो उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे उसके साथ? उस टाइम पे हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो ये अब कुछ वर्ड्स हैं मैंने लिख दिए हैं, सारे के सारे जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है उन सबके साथ सिंगुलर नहीं आएगी। ये जो कुछ वर्ड्स हैं इनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है। अब जैसे कुछ और है हमारे, जैसे ऑल है, मोस्ट है, सम है, हाफ है, अलॉट है। ये कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जिनका खुद का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, ये सेंटेंस में जिस नाउन के लिए यूज हो रहे हैं, जिसको वो रेफर कर रहे हैं, जिस पर्सन को, जिस थिंग को रेफर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे। अगर वो पर्सन, वो थिंग जो है जिसको रेफर कर रहे हैं, अगर वो प्लूरल है तो वह भी प्लूरल आएगी, अगर वो सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर आएगी। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कुछ सेंटेंस हम देख लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, somebody has stolen my wallet। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होना है? somebody क्या है? एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब हमने अभी लिखा है कि somebody, nobody, everybody। जब ये सेंटेंस में आए तो ये क्या करते हैं? ये सिंगुलर को रेफर करते हैं, तो इनके साथ वर्ब भी क्या है? वर्ब मैंने यहाँ प्लूरल लगा दिए तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंगुलर हम यूज करेंगे। somebody had stolen my wallet, किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया है। तो मैं जब उस किसी की बात कर रहा हूं तो मैं किसी
किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, मैं इन जनरल किसी एक बंदे के बारे में बात कर रहा हूं, इसीलिए इंडेफिनेट है क्योंकि मैं उसको पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं कर रहा। सेकंड इज एवरीवन इन दैट क्लास हैव क्लियर्ड द स्कॉलरशिप एग्जाम। आज इसमें किसी एग्जाम की बात हो रही है जिसके बेस पे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी थी, तो फिर स्टेटमेंट ये है कि उस क्लास के में ना हर बच्चे ने स्कॉलरशिप का जो एग्जाम है वो क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे बात आनी हमारी एवरीवन की। अब एवरीवन मैंने आपको बता दिया कि बात तो सबकी कर रहा है, सबने, मीनिंग तो वही हुआ ना कि सबने ही उस क्लास में सबने एग्जाम क्लियर कर दिया। लेकिन क्योंकि इसका जो एवरी है ना, इसका जो नेचर है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर है, और ये क्या करता है, वन एट ए टाइम की बात करता है, एक बार में एक के बारे में बात करता है, डिवाइड करता है वन एट ए टाइम में। तो इसलिए इसके डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के कारण इसको भी हमने इनडेफिनेट प्रोनाउन की सिंगुलर की कैटेगरी में रखा है। तो ये भी क्या करेगा, ये भी यहाँ पे जो वर्ब है ना वो सिंगुलर ही लेगा, तो हैव की जगह यहाँ भी क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहां पे सिंगुलर कहां पे प्लूरल आती है। हमने कुछ सेंटेंस और लिखे हैं, वर्ड्स लिखे हैं, जैसे सम है, मोस्ट है, ऑल है। ये क्या करते हैं, ये आप देखेंगे कि ये कैसे जिस चीज को रेफर करें उसके अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। अब जैसे इस सेंटेंस को आप देखिए, सम ऑफ द बुक्स आर मिसिंग, यानी कि हमारे पास बुक्स थी, फिर हम उनको काउंट कर रहे थे। जब हमने कुछ दिनों के बाद संभाला तो काउंटिंग में हमें पता चला कि कुछ बुक्स तो मिसिंग है, तो भैया कह रहा ना कि सम ऑफ द बुक्स आर मिसिंग। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, जो ये बुक्स है एक्चुअल में हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो सम ही है, क्योंकि यहाँ पे जो बुक्स है वो तो इस ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। देख रहे हैं ना, आपको ब्रेकिंग में ध्यान भी आ गया होगा कि ऑफ प्रेपोजिशन आ गया, उसके बाद जो बुक्स आ गया, उसके बाद जो नाउन आ गया, उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन जो हमारा सम है ना, अब इस सम को हमें पता नहीं कि सिंगुलर है प्लूरल है। सम एक भी हो सकता है, मैनी भी हो सकती है। अब इस केस में हमें पता चल रहा है कि भले ही ये ऑब्जेक्ट उस प्रेपोजिशन का है, लेकिन सम को हमने यूज तो इन बुक्स को रेफर करने के लिए किया ना। भाई जो हमारा सम है उसको हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सम ऑफ द बुक्स, कुछ किताबें मिसिंग है, तो ये रेफर किसको कर रहा है, ये बुक्स को ही तो रेफर कर रहा है ना। तो बुक्स हमारा देख लिया हमने, बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो इससे हमें पता चल गया कि ये कुछ हमारे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे हैं जिनका खुद का, जैसे हमने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात की थी, रिलेटिव प्रोनाउन का भी अपना खुद का कोई नंबर जेंडर नहीं होता। वो क्या करते हैं, जिस एंटीसीडेंट को वो रेफर करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली वो वर्ब को ले लेते हैं। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ले लेंगे, अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी वो प्लूरल ले लेंगे। बिल्कुल वैसे ही कुछ हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, जैसे सम है, मोस्ट है, हाफ है, ऑल है, अलॉट है, वो क्या करते हैं, उनका भी खुद का कोई नंबर जेंडर नहीं है। तो वो भी क्या करेंगे, जिस नाउन के लिए उनको हमने सेंटेंस में यूज किया है, जिसको वो रेफर कर रहे हैं, जिस पर्सन को, जिस थिंग को वो रेफर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो वर्ब लेंगे। यहाँ पे सम हमारा किसके लिए आया है, बुक्स के लिए है। सम ऑफ द बुक्स, बुक्स के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो बुक्स के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे क्या किया, वर्ब को प्लूरल कर लिया, क्योंकि बुक्स हमारा एक प्लूरल नाउन है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं ना, वो वन से रिलेटेड आते हैं। तो हमें वन का एक एग्जांपल जरूर देखना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे, वन शुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ। बिल्कुल जनरलाइज स्टेटमेंट है, और जनरलाइज के लिए ही हम क्या करते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन को यूज करते हैं, क्योंकि हम पर्टिकुलरली किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहे। अब ये सब बात सबको लागू होगी, सबको अपना काम जो है ना खुद ही करना चाहिए। अब इसमें आपको क्या मिस्टेक होगी, ये क्या हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है इस नाउन के साथ, आपको ध्यान है जब हम ब्रेक करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। दूसरा ये क्या है, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब हम ये जो हमारा हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा जो एक्शन है ना, उसका जो डूअर है हमारा सब्जेक्ट ही है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। अब इस केस में आप देखिए, आपका सब्जेक्ट तो आ गया वन, और वन के लिए आपने पजेसिव एडजेक्टिव लगाया है हिज, और उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया है हिमसेल्फ। अब मैं आपसे ये पूछूं कि वन के लिए आपने हिज क्यों लगाया, आपने हर क्यों नहीं लगाया, हर सेल्फ क्यों नहीं लगाया? आपको क्या पता, क्या यहाँ वन से केवल मेल को
स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ क्या, मेल को रेफर करना चाह रहा हूँ क्या फीमेल नहीं आएंगी। यहाँ पे मैंने जनरलाइज बोला ना, वन शुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ, भाई सबकी बात होगी ना, यहाँ तो किसी मेल या फीमेल को पर्टिकुलर कर ही नहीं रहा। तो बिल्कुल जैसे ये वन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना, तो इसके पास अपनी इसकी खुद की पजेसिव फॉर्म भी है और खुद की रिफ्लेक्सिव फॉर्म भी है। जब हमें पजेसिव एडजेक्टिव इसका चाहिए सेंटेंस में तो हम यूज करेंगे वंस को, वन अपोस्ट्रोफी एस को, और जब हमें इसका रिफ्लेक्सिव यूज करना हो तो हम यूज करेंगे वन सेल्फ को। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट, देखिए अगर मैं यहाँ पे ही लगा दूं, ही शुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ, सेंटेंस बिल्कुल ओके है। अगर मैं सी लगा दूं, मैं कहूं शी शुड डू, आप ही थोड़ी लगाओगे, आप बोलोगे हर वर्क, हर सेल्फ। तो जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन हम जब यूज करते हैं सेंटेंस में, वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो आते हैं। तो हमारा जब सब्जेक्ट वन है तो इसके अकॉर्डिंग ही तो हम यूज करेंगे ना। तो इसकी अकॉर्डिंग जब वन के बाद मुझे जहां पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत पड़ी तो मैं वहां कहूंगा वंस, और जहां मुझे रिफ्लेक्सिव की जरूरत पड़ी तो वहां मैं कहूंगा वन सेल्फ। तो मेरा सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा, वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ। तो इस तरह से आपने यूज करना है जब भी आपके सेंटेंस में वन से रिलेटेड कोई एरर आए। आप ध्यान रखें कि आप वन, जो अपना सब्जेक्ट वन है, वो रेफर किसको कर रहा है, वो किसी मेल को अकेले रेफर नहीं कर रहा, किसी फीमेल को अकेले रेफर नहीं कर रहा कि आप हिज या हर लगाओगे। वो सबके लिए एक जनरलाइज वे में यूज किया गया है। तो उसका जो खुद का पॉजिटिव केस है, उसका खुद का रिफ्लेक्सिव केस है, उसको आप सेंटेंस में यूज कीजिए, ना कि किसी पर्टिकुलर मेल या फीमेल के पॉजिटिव एडजेक्टिव या रिफ्लेक्सिव केस को। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की। नाम से ही पता चल रहा है, जब क्वेश्चन पूछने की बात आए वहां पे हम क्या यूज करेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को। अब आप देख रहे हो हु, whom, which, whose, what, इनको हमने कहां पढ़ा था, हमने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था, और हम इनको पढ़े हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी। रिलेटिव प्रोनाउन में इनका क्या रोल था कि प्रोनाउन का काम भी कर रहे थे और कंजंक्शन का काम भी कर रहे थे। तो कब ये जो सारे वर्ड हैं हमारे वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज में यूज होंगे, जब ये सेंटेंस में कंजंक्शन वाला काम छोड़ दे। अगर सेंटेंस में वो कंजंक्शन का काम ना करे तब वो हमारे बन जाएंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट वही वर्ड्स जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में यूज हम कर रहे थे वही हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी बन रहे हैं। कुछ एक एक्स्ट्रा भी है, बट हमें ये देखना जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन थे वो कब हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनेंगे, वो तब बनेंगे जब सेंटेंस में वो कंजंक्शन वाला जो फंक्शन था उनका, क्योंकि वो हमने देखा तो प्रोकंज बोल रहे थे ना, तो जब उनका कंजंक्शन वाला रोल को प्ले ना करें तो वो फिर रोल प्ले करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हु गेव यू दिस बुक। अब यहाँ जब बात होगी ह्यूमन बींग्स की तो हम बात करें, तो हमने पता था कि हम हु और whom को यूज करेंगे। जब क्वेश्चन पूछना हो थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, तो हम यूज करेंगे विच को। अब इसमें भी हमने देखा था कि जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, जब हमें सब्जेक्टिव केस में यूज करना हो तो हम हु को यूज करेंगे, हमें ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत हो तो हम whom को यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट केस में हम देखेंगे यहाँ पे, अगर इसको हम ब्रेक करो सेंटेंस को, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब होगी, गिव व्हाट बुक, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब गिव टू हुम, टू यू, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हमने पढ़ा था ना दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं, तो जो हमारा नॉन लिविंग है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है जब व्हाट का रिप्लाई होता है, और जब हमारा हुम का रिप्लाई होता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। दिस यहाँ पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इस बुक को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो ये तो वो केस हो गया जब हमें सब्जेक्ट की जरूरत थी, तो वहां पे हमारा whom ने क्या किया, एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम किया। सेकंड सेंटेंस आप देखेंगे, whom did you see, तुमने किसे देखा। तो यहां पे आप देखिए, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है। यहां पे सब्जेक्ट whom नहीं है, यहां पे हमारा सब्जेक्ट है you। किसे देखा, टू whom। यहां हमने इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो ये हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है
whom जो यूज करें, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो जब सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो तो हम who को यूज करेंगे। जैसे हमने बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रिलेटिव प्रोनाउन के केस में यूज किया था, तो हम वहां पर who को यूज करेंगे, और अगर हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हम किसको यूज करेंगे, whom को, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया था। एनिमल्स के लिए और अदर थिंग्स के लिए हम which को यूज करते हैं, उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट की हमें कोई जरूरत थी नहीं, दोनों ही केस में हम which को यूज कर रहे थे। लेकिन एक और जो चीज है यहाँ पे समझने वाली है, which के हमने कुछ एक्सक्लूसिव यूज पढ़े थे। एक हमने रिलेटिव प्रोनाउंस का एक्सक्लूसिव यूज पढ़ा था कि जब जो एंटीसीडेंट पूरा का पूरा एक क्लॉज बन जाए, तो वहां पे चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, किसी को भी रेफर कर रहा हो, अगर उसका पूरा का पूरा एंटीसीडेंट जो है एक क्लॉज बन जाए, तो वहां पे हम एक्सक्लूसिवली यूज कर रहे थे which को। बिल्कुल वैसे ही जब अगर हमें सेंटेंस में सिलेक्शन, जब हमारा जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में हम सेलेक्ट करना हो, सिलेक्शन की जब बात आ जाए ना, तो वहां पे भी हम यूज करेंगे which को। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, डैश ऑफ द स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट यस्टरडे। मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन यहाँ पे कि कौन सा स्टूडेंट था जो एब्सेंट था कल, तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूं, whom या who लिखूं? बात किसकी हो रही है, बात तो ह्यूमन बीइंग्स की हो रही है, लेकिन यहाँ ना who आएगा ना यहाँ whom आएगा। यहाँ में जब ऑफ प्रीपोजिशन है, आपको पता है ऑफ प्रीपोजिशन क्या करता है, या तो पोजीशन बनाता है या क्या करता है, सिलेक्शन के लिए यूज होता है। तो हमें क्या करना है, इन स्टूडेंट में से उस बच्चे को सिलेक्ट करना है जो कि कल एब्सेंट था। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन था, लेकिन हमें उनको उसको सिलेक्ट करना है इन बच्चों में से। तो जब सिलेक्शन की बात आ जाए क्वेश्चन पूछते हो, तो वहां पे एक ही प्रोनाउन यूज होगा which, कोई और दूसरा प्रोनाउन यूज नहीं होगा। चाहे आप ह्यूमन बीइंग की बात करें या आप एनिमल्स की बात करें या थिंग की बात करें, व्हाटएवर किसी की बात करें, जब क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, वहां आपको सिलेक्शन करना हो किसी ग्रुप में से, कि इन्हीं स्टूडेंट्स में से तो हमें बताना है ना कि कौन सा बच्चा, कौन सा स्टूडेंट एब्सेंट था। हमारे पास एक ग्रुप आ गया जिसमें से हमें छांटना, हमें सिलेक्ट करना है कि कौन एब्सेंट था। जब बात आए एक्सक्लूसिवली सिलेक्शन की, तो आप यूज करेंगे एक्सक्लूसिवली which को। ऐसे ही एक और है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डैश इज दिस बुक। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये बुक किसकी, किसकी बुक है। जब बात आए क्वेश्चन की, और क्वेश्चन के साथ जब मैं बात कर रहा हूं किसकी, तो मैं एक पोजीशन क्रिएट कर रहा हूं, समझ रहे आप भाई। मैं कह रहा हूं किसकी है ये बुक, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं केवल सवाल नहीं पूछ रहा, बल्कि मैं पोजीशन भी बना रहा हूं बुक का, बुक पे किसका पोजीशन है। तो जब बात हो पोजीशन की और साथ ही साथ क्वेश्चन की, तो वहां पे जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो होगा whose, और कोई रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और कोई इंटरोगेटिव है। बार बार देखिए मुझसे रिलेटिव निकल रहा है, क्योंकि ये सारे रिलेटिव भी थे। अब ये कंजंक्शन काम नहीं कर रहे, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इनको इंटरोगेटिव बना दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब सिलेक्शन की बात है तो हमें which को यूज करना है, और जब हमारा जो who जैसा प्रोनाउन है, ऐसा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, वो केवल सवाल ही नहीं पूछता, वो पोजीशन भी बनाता है उस पर्टिकुलर नाउन पे जिसको वो रेफर करना चाह रहा है वहां पे। तो इस केस में क्या हुआ, इस बुक्स पे पोजीशन भी बनाना है कि किसकी है, किसी का पोजीशन भी बनना है, और किसकी है ये भी पता लगाना है। क्वेश्चन का भी हमें पूछ रहे हैं और हमें इसमें पोजीशन भी क्रिएट करना है, तो यहाँ पे यूज करेंगे whose को। तो ये था हमारा इंटरोगेटिव का समझ में आया, ज्यादा मुश्किल था नहीं, इसमें दो ही चीजें थी जो बताने वाली, which का एक्सक्लूसिव यूज और whose का एक्सक्लूसिव यूज। अब बिल्कुल लास्ट वाला जो बच गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें दो ही होते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने वाला। एक होता है each other, एक होता है one another। जब बात हो दो लोगों की तो हम यूज करते हैं each other, और जब बात हो more than two की तो हम यूज करते हैं one another। हालांकि आजकल जो हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं मॉडर्न यूजेज में, each other का जो यूज है वो ऑब्सोलीट हो गया है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे, they were fighting with each other or one another in the office, वो ऑफिस में लड़ रहे थे आपस में। अब वो लड़ने वाले यहाँ कहीं आपको गिवन ही नहीं है कि वो दो लोग थे या उससे ज्यादा थे, तो आप ये लगाओगे या ये लगाओगे, आपको कहीं भी गिवन ही नहीं है, आपको कहीं गिवन ही नहीं है कि वो दो लोग थे या दो से ज्यादा थे जो लड़ रहे थे, तो आप क्या करोगे,
आपको कुछ नहीं करना, आपको ईच अदर वन अनदर के फंडे से बाहर आइए। आपको जहां भी ऐसा सेंटेंस मिले आपको एक यूज करना है वन अनदर। स्पोकन में तो ये बिल्कुल ईच अदर अब बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गया है। ओनली इन केस आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, आपको स्पेसिफिकली मेंशन हो, दो लोगों की बात हो रही है, तो आप सिर्फ उसी केस में आप ईच अदर यूज करोगे। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ वन अनदर को यूज करोगे। ईच अदर को आप भूल जाइए, अब यूज नहीं होता अगर स्पेसिफिकली दो लोगों को मेंशन नहीं किया है, सिर्फ एग्जाम का यूज के लिए। अदरवाइज मॉडर्न ग्रामर में हम वन अनदर को ही एक्सक्लूसिवली यूज करते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो प्रोनाउन की कैटेगरीज है वो हो गई खत्म। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोनाउन के कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स की। उसके बाद हमारा जो प्रोनाउन का टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए यार। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।